दुनिया है एक। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाओ। लेक्चर नंबर है आपका 7। आज हम लोग बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी की। मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। और दूसरी हम लोग बात करेंगे कि इसका रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी से है। तो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स साइंटिस्ट का नेम है। गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, उसी से रिलेट करेंगे, उसी से पता लगाएंगे कि हमारा सिस्टम स्पॉन्टेनियस है या नहीं। देखिए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। किसी भी सिस्टम में जो आपका टोटल एनर्जी कंटेंट है उसको हम लोग एंथैल्पी बोल देते हैं कि टोटल एनर्जी कंटेंट किसी सिस्टम का क्या होता है, एंथैल्पी, जिसको हमने एच से डिनोट किया था। ठीक। लेकिन उस टोटल एनर्जी में, उस टोटल एनर्जी कंटेंट में, उस एनर्जी कंटेंट का वो पार्ट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजफुल वर्क में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, केवल वो पार्ट कहलाता है गिब्स फ्री एनर्जी। डिस्कवर किया था गिब्स ने, इसलिए नाम दे दिया गया है। वैसे नाम क्या है, फ्री एनर्जी है, बट साथ में गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। जी से डिनोट करते हैं, और जी का रिलेशन आपका एंट्रोपी से भी होता है और एंथैल्पी से भी होता है। उसी बेसिस पे एक हम इक्वेशन बताएंगे आपको, जिसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। एक और साइंटिस्ट आ गए उसमें, हेल्महोल्ट्ज। तो दोनों ने मिलकर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन दी है। उस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि कोई रिएक्शन अगर गिवन है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक। दूसरी चीज, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, अगर वो फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर कोई रिएक्शन बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है तो फॉरवर्ड क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब दोनों डायरेक्शन में अगर रिएक्शन को आप सोचोगे तो नेचर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे सपोज कोई रिएक्शन अगर आप लिखते हो इस तरीके से, A प्लस बी बन रहा है C प्लस डी, तो इसके लिए हम लोग मान लीजिए डेल्टा H की वैल्यू मान लीजिए 400 किलो जूल पर मोल है सपोज, है ना। तो अगर अपोजिट रिएक्शन लिख दो, अपोजिट का मतलब C प्लस डी मिलकर के क्या बना रहे हो, A प्लस बी। इसके लिए डेल्टा H निकालना हो तो डेल्टा H का बस क्या चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में बात हो रही। ठीक। अब हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की, तो आप लिख लीजिए डिनोटेड बाय जी। किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करोगे, है क्या, इट इज एनर्जी कंटेंट of system that can be converted into useful work। वो एनर्जी कंटेंट जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी बोलते। ये तो अलग बात थी, ऊपर वाली बात जो इक्वेशन ऐसे समझाने के लिए बताया था। डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर इक्वेशन पे बात की जाए।
ठीक है, इसमें जो इक्वेशन चलती है, नोट हो गया, इक्वेशन होती है बेसिक जो इक्वेशन है वो है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। G इज इक्वल टू आता है H माइनस टी एस। लेकिन क्योंकि, और G जो है स्टेट फंक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी क्या होता है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू G की, H की, इनकी H की भी नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, S की भी एब्सोल्यूट नहीं कैलकुलेट हो पाती है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए एक इक्वेशन बना दी गई, डेल्टा ले लिया गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रोसेस में, अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट किए हुए हैं, तो ये इक्वेशन बनती है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी की ये कौन सी इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। ठीक, अब ये जो टर्म है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू से हमें पता लगता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। ये क्या बताएगा, इट टेल्स अबाउट स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। ऑनलाइन बादल, बादल आवाज आ रही है? नोट हो गया? हाँ बोलिए। हमें थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी वाला आपको समझ में आएगा कि जैसे डेल्टा एच से भी हम यही देखते हैं, फिर डेल्टा जी से भी यही देखते हैं। डेल्टा एच से ये नहीं देखते, डेल्टा एच से हम टोटल एनर्जी कंटेंट देखते हैं पूरा, और डेल्टा जी से आप देखोगे वो पार्ट जो आपका यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, अभी बताते हैं, तीनों के ऊपर डिपेंडेंसी होगी लेकिन किस तरीके से होगी वो बात करते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा जी की वैल्यू अगर आएगी नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब ये भी कह सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू 0 से कम हो गई, ये कह सकते हैं ना। तो ये अगर कंडीशन है तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी की वैल्यू अगर आती है पॉजिटिव, या आप कह सकते हो डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरी कंडीशन है अगर डेल्टा जी किसी इक्वेशन के लिए 0 आ रहा है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में। प्रोसेस किसमें है, इक्विलिब्रियम। नोट कर लो ये कंडीशन डेल्टा जी की तीनों।
और ये जो इक्वेशन यूज की गई है, ये इक्वेशन यूज की गई है टेम्परेचर प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। शुरू में ही लिख लो, जहां गिव्स फ्री एनर्जी लिखा हुआ है वहां पे डेल्टा जी वाली इक्वेशन के बगल में लिख लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये इक्वेशन लगा है। हाँ जी बोलिए बादल। वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, तीनों चीज कांस्टेंट होगी ना, दो चीज एक साथ कांस्टेंट नहीं हो सकती। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट करोगे। कैसे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो ये तो बताओ, क्या यूज करके लगा रहे हो? नहीं मतलब आपने क्या बताया था कि मतलब तीन चीज दो चीज एक साथ कांस्टेंट। थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे। अच्छा, दो चीजें कांस्टेंट नहीं हो सकती, नहीं, ये गिब्स एंड मोल्ड में दोनों चीजें टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे आप स्टडी कर रहे हो, टेम्परेचर को वेरी नहीं कर। और जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में रिएक्शन हो रहा है तो प्रेशर के क्या होगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, है ना, रिएक्शन की बात करेंगे आप। अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू, अगर वैसे देखो इस इक्वेशन को, तो डेल्टा एच की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगी और टी डेल्टा एस पे भी डिपेंड करेगी, इस वैल्यू पे भी। मान लो डेल्टा एच की वैल्यू 1000 है सपोज, और टी डेल्टा एस ये जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है 500, तो 1000 माइनस 500 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, है ना, 500 तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मान लो आपने डेल्टा एच की वैल्यू कर दी -1000 और इसकी वैल्यू है -500, तो क्या होगा, यहाँ -1000 और यहाँ -500 कर दिया अगर ये मल्टीप्लीकेशन, तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, +500 और -1000 से क्या बनेगा, -500 आ जाएगी वैल्यू। तो टोटल में मिला के कहने की बात ये, डेल्टा जी जब भी नेगेटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जब भी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है कोई भी, इसके लिए मान लो डेल्टा जी की वैल्यू है -600 किलो जूल पर मोल, है ना। तो नेगेटिव में अगर है डेल्टा जी की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसका रिवर्स बना दो तो डेल्टा जी का साइन हो जाता है चेन, तो रिवर्स के लिए डेल्टा जी क्या आ जाएगा, एक एग्जांपल लिया है, रिवर्स के लिए क्या मामला बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, इसका मतलब अगर आपको बोला जाए कि डेल्टा जी का साइन प्रिडिक्ट करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको वैल्यूज गिवन होनी चाहिए। अगर वैल्यूज नहीं गिवन है तो क्या होगा, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अब देखते हैं कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इसकी नेगेटिव ही आएगी, या कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, देखा जाए। 4 कंडीशन है, एनसीईआरटी में भी बनी हुई है चार्ट फॉर्मेट में, यहाँ पे भी आपको सिखा देते हैं। जैसे मान लो 4 केसेस हैं, केस 1 नोट करते हैं इसमें। मान लो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और टी डेल्टा एस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव है। डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, और टी डेल्टा एस क्या है, वैल्यू मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव। तो आप क्या सोचते हो, अगर डेल्टा जी निकालोगे
तो आपको पता है अगर इस वैल्यू को आप पॉजिटिव बोल रहे हो और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो ये वैल्यू तो ओवरऑल में ये भी नेगेटिव बनेगा टर्म पूरा, और ये नेगेटिव है ही। तो इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव, ये भी बन गया नेगेटिव, यानी ओवरऑल में वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और टी डेल्टा एस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, तो हमेशा प्रोसेस क्या होगा, इसकी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू 1000 हो, 500 हो, 2 हो, 3 हो, इसकी वैल्यू से फर्क पड़ेगा क्या, इन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो, आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला। ये बात सबको समझ आ रही है? 2, 5, 4, 10 कोई भी वैल्यू ले लो, बड़ी वैल्यू लो, छोटी वैल्यू लो, कुछ भी चेंज करके देखो, सब में ये वैल्यू तो नेगेटिव ले ली है आपने पहले से, और ये मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर ये कंडीशन है डेल्टा एच नेगेटिव और टी डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। यानी क्या हुआ, डेल्टा जी इस केस में ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये पहला केस नोट कर लो। याद रखना है, ये चारों केसेस क्या करने हैं आपको, याद रखने, एकदम सीधा सीधा सवाल आता है मेंस में, एकदम सीधा सवाल, कंडीशन याद है, टिक करोगे ढनाढन, वैल्यू वगैरह देंगे। हो गया पहला केस। अगर आपको वैल्यू देंगे आप सीधे क्या करोगे, डेल्टा जी के इसमें रखोगे, डेल्टा एच की वैल्यू, टी की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू अगर आपके पास है सीधे रखेंगे, देखेंगे वैल्यू निकालेंगे, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव, पर ध्यान रखेंगे डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो हमेशा क्या आएगा, डेल्टा जी नेगेटिव। केस 2 केस 2 में कंडीशन है डेल्टा एच नेगेटिव ले लिया है और डेल्टा टी डेल्टा एस भी नेगेटिव है, दोनों चीजें नेगेटिव, डेल्टा एस को भी क्या ले लिया, नेगेटिव, और टी डेल्टा एस को भी क्या ले लिया, नेगेटिव, दोनों वैल्यू को नेगेटिव। अब क्या कंडीशन बन सकती है, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, इस वैल्यू को आपने नेगेटिव लिया है और इस वैल्यू को भी क्या ले लिया आपने, नेगेटिव। ठीक, अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब मान लो सपोज यहाँ पे मान लो -500 आ रहा है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है -600, तब क्या केस बन सकता है, पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, देख पा रहे हो, एक केस ऐसा बन सकता है। दूसरा केस कैसे बन सकता है, इसमें मान लो आपने ये -500 लिया है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो मान लो माइनस में 250 ही आ रही है, दोनों की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, ये छोटी वैल्यू ले ली, इससे हमने वैल्यू क्या ले ली, छोटी ले ली। तो जब छोटी ले लोगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो तब वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। तो दो केसेस बन रहे हैं, एक में दिख रहा है आपको स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव, और एक केस ऐसा बन रहा है जिसमें क्या बन रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, देख पा रहे हैं। अगर दोनों चीजें नेगेटिव हैं तो स्पॉन्टेनियस बनने के लिए क्या होना चाहिए था, मैग्नीट्यूड, अगर डेल्टा जी की बात, डेल्टा एच की बात करो और टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड की बात करो और स्पॉन्टेनियस बनाना है तो क्या होना चाहिए था,
टी डेल्टा एस छोटा और डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए था, बड़ा। यानी स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में बन रहा है, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बड़ा है किससे, टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से। ये कंडीशन निकल आई, कोई दिक्कत है? और नॉन स्पॉन्टेनियस अगर सिस्टम को बनना है तो उल्टी कंडीशन हो जाएगी, डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, छोटा हो जाएगा टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड। ठीक, अब देखो प्रिडिक्ट करने के लिए कहते हैं तो बोलते हैं कि टेम्परेचर अगर बहुत बड़ा ले लो आप, टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो, तो टेम्परेचर हाई होगा तो कौन से फैक्टर के ज्यादा होने के चांसेस होंगे, ये वाले फैक्टर के ज्यादा होने के चांसेस होंगे, चांसेस की बात हो रही है। इस फैक्टर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस बढ़ेगा, तो इस फैक्टर के बड़े होने के चांस होंगे, मतलब ये वाली कंडीशन मिलेगी। तो अगर दोनों चीजें नेगेटिव हैं और टेम्परेचर बहुत हाई रखते हो आप, तो प्रोसेस कैसा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। और अगर टेम्परेचर, वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पर एक जनरल बात अगर करी जाए, और अगर आपको स्पॉन्टेनियस बनाना है तो टेम्परेचर अगर छोटा लोगे तो टेम्परेचर और डेल्टा एस का मल्टीप्लिकेशन भी छोटा ही होगा, छोटा होगा तो इसके बड़े होने के चांसेस। ये बात सबको समझ आ रही है? बोलो बच्चों। अब टेम्परेचर की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखेंगे कि हम लोग टेम्परेचर को ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, है ना। जैसे ऐसा नहीं -273 ले लो, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज करोगे तो वो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा तो पूरी वैल्यू टी डेल्टा एस की क्या हो जाएगी, जीरो बन जाएगी। वो वैल्यू जीरो होगी तो इसका मैग्नीट्यूड अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात। तो ये कंडीशन समझ में आई कि दो, हाँ बोलिए। अब जैसे डेल्टा जी को बोल रहे हैं इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ तो मतलब मैं कांस्टेंट टेंपरेचर की बात करूं जैसे डेल्टा एच जीरो है, नहीं, कोई रिएक्शन किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है। अब उस रिएक्शन में अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो रिएक्शन क्या बनेगा, स्पॉन्टेनियस बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा, इस तरीके की कंडीशन दे करके क्वेश्चन मिलेंगे आप, ठीक है। मतलब उसकी कंडीशन को चेंज अगर करना है, बोल दिया एक रिएक्शन लिख करके कुछ वैल्यूज दे दी और फिर आपको बोला कि आप टेम्परेचर हम बहुत हाई कर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर हाई करने से ये वाले फैक्टर के बढ़ने के चांसेस हैं, और ये फैक्टर जब भी बढ़ेगा, टी डेल्टा एस वाला फैक्टर जब भी बढ़ेगा तो प्रोसेस किस तरफ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दो तो ये छोटी वैल्यू मिलने के चांसेस हैं, ये छोटी वैल्यू मिलने के चांसेस हैं, तो ये बड़ा हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस बनेगा, ठीक। तो एक मोटी मोटी कंडीशन ये लिख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अगर आप क्या कर दो, हाई कर दो, तो चांसेस किसके हैं, टेम्परेचर अगर बड़ा कर दो तो ये वाली कंडीशन मिलेगी, टेम्परेचर हाई कर दोगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस के चांसेस हैं। ये नीचे लिख लेना, मैंने यहीं पे लिख दिया, अगर टेम्परेचर क्या कर दें, लो ले लें, हाँ ऊपर ही लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो चांसेस किसके बनेंगे, स्पॉन्टेनियस के, ठीक है। यहाँ पे ऑलवेज नहीं कह सकते, पहले वाले केस में हमने टर्म यूज किया था ऑलवेज, ध्यान दिया आपने, पहले वाले केस में हमने डेल्टा एच को नेगेटिव और टी डेल्टा एच को पॉजिटिव लिया था, उस केस में हमने लिख दिया था ऑलवेज, वैल्यू कुछ भी हो।
अब आपको ऐसे वैल्यू देंगे और आपसे जैसे कुछ वैल्यू दे देंगे और प्लस माइनस में, और मान लो दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव में दे दी और पूछेंगे स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा, तो किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, और टेम्परेचर हाई होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। वैल्यूज देंगे तो आप देखेंगे दोनों वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लो पे स्पॉन्टेनियस और हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। अब बात मेरे ख्याल से कुछ कुछ समझ आ गई होगी। केस 3 और केस 4 कर लिए जाए। केस 3 कर लो। केस 3 में नोट करो दोनों वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया हमने, डेल्टा एच को भी पॉजिटिव ले लिया और टी डेल्टा एस को भी हमने क्या ले लिया, दोनों वैल्यू को हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। दोनों को पॉजिटिव लोगे दोनों को अगर पॉजिटिव लेते हो, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वाली भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, है ना। तो नेगेटिव किस केस में आएगा आंसर, अगर ये वैल्यू बड़ी हो, मान लो यहाँ 1000 है, यहाँ 500 है, तो ये 1000 अगर बड़ी वैल्यू है तो माइनस में हो जाएगी और ये प्लस 500 हो जाएगा, तो ओवरऑल में रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, -500 आ जाएगा, है ना। तो इसके माइनस में होने का मतलब स्पॉन्टेनियस, यानी स्पॉन्टेनियस होने के लिए अगर दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, है ना। माइनस साइन के साथ नहीं बोल रही हूँ, माइनस साइन के साथ सोचोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, ओवरऑल में देखोगे तो अगर -1000 देखोगे तो वो बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी वैल्यू, 500 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। लेकिन हम केवल इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपका टी डेल्टा एस क्या है, बड़ा है किस वैल्यू से, डेल्टा एच की वैल्यू से, टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा है तो आप क्या देखोगे, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, यानी प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। कोई दिक्कत, ठीक। तो अब टी डेल्टा एस को अगर बड़ा होना है तो आप कंडीशन ये भी कह सकते हो कि टेम्परेचर हाई ले लो, टेम्परेचर हाई ले लो, टेम्परेचर लो करोगे तो इस वैल्यू के छोटे होने के चांसेस हैं, टेम्परेचर अगर हाई ले लो तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हो कि लो टेम्परेचर क्या ले लें हम, हाई, टेम्परेचर क्या ले लें, हाई। और अगर इस इक्वेशन को क्या बनाना है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो टेम्परेचर बहुत छोटा ले लो, एक ही बात है। टी डेल्टा एस अगर छोटा हो गया डेल्टा एच से, है ना, मैग्नीट्यूड में, बात किसकी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की, अगर छोटा हो गया तो क्या बन जाएगा आपका, तब डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये कंडीशन कब होने के चांसेस हैं, अगर टेम्परेचर बहुत लो ले लीजिए, टेम्परेचर लो ले लो तो ये वाली वैल्यू छोटे होने के चांस है, छोटा होगा वैल्यू तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देंगे कुछ किसी की भी और आप इन दोनों की, और आपको पूछेंगे किस टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस बना सकते हो, किस टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमेशा स्पॉन्टेनियस बनेगा, वो पहला केस था, है ना। पहले केस में हमने क्या लिया था, केस 1 में डेल्टा एच को नेगेटिव और टी डेल्टा एस को क्या लिया था, पॉजिटिव, यानी पहला वाला टर्म इक्वेशन में जो है वो नेगेटिव
और दूसरा वाला पॉजिटिव लेंगे तो ऑलवेज की कंडीशन बनेगी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। अब एक ही केस बच्चा है, कौन कौन सा कर चुके, एक और बनेगा ना केस 4। हाँ, केस 4 ले लीजिए, डेल्टा एच को क्या कर दें पॉजिटिव, और टी डेल्टा एस को क्या ले लें, ठीक। मेधांश कोई दिक्कत है, लग तो रहा है। अब टी डेल्टा एस नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और आपको ओवरऑल में रिजल्ट क्या लाना है, नेगेटिव। तो क्या करें, क्या वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्या छोटी, पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आना है, कोई कंडीशन नेगेटिव की नहीं बन सकती। अच्छा, सही है बिल्कुल। ये मान लो 500 ले लिया, ये कौन मुझे रिपीट कर रहा है, अब ये माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हमेशा कंडीशन क्या आने वाली है, कोई बना सकते हैं कोई स्पॉन्टेनियस की, ध्यान से सोचो, कोई कंडीशन बन सकती है क्या, आराम से सोचो, कैसे भी सोचे नहीं बन रही है ना। तो ऑलवेज लिख दें, दो कंडीशन हम लोगों ने कौन सी करी, ऑलवेज, पहला वाला ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, और ये वाला जस्ट अपोजिट कंडीशन थी। पहले वाले केस में डेल्टा एच नेगेटिव था, टी डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। तो ऑलवेज वाली सिचुएशन बनी थी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दूसरे वाले में जस्ट अपोजिट किया तो क्या बना, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो बीच के दो केसेस है उसमें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है ना। अब कर लेंगे इसके सवाल, बताए जाएं, बताया जाए। डेल्टा जी का एक रिलेशन है, अब यहाँ पे रिलेशन लिखेंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम तो अभी पढ़ा नहीं हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन है, एक रिलेशन याद रखेंगे, उससे भी सवाल आता है। चलो पहले इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लें कि कैसा सवाल आएगा, वो तो आपको पता लग जाए। अब देखते हैं कौन तेजी से निकाल के दिखाता है मुझे इसे। अब मुझे देखना है कि कौन ये सवाल करता है तेजी से। M2O सॉलिड है, टूट रहा है, हाँ M मेटल, M फॉर मेटल, ऐसे जनरल ले लिया है। ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन गैस बन रही है और मेटल सॉलिड बन रहा है। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच दिया हुआ है 30 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एच दिया है 30 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है प्लस में 0.07 किलो जूल पर केल्विन। किलो जूल पर केल्विन पर मोल, एक मोल के लिए दे रखा है ये भी डेल्टा एस। अभी टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन देते हैं। कैलकुलेट अप टू विच टेम्परेचर रिएक्शन वुड नॉट बी स्पॉन्टेनियस। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए, कैलकुलेट टेम्परेचर अप टू विच reaction would not be spontaneous.
आपको बताना है वो टेम्परेचर जहां तक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर कर दिया तो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। नॉट बी स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना। पॉइंट क्लियर है? यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इंटीजर है। टी तो पूछा है। कैलकुलेट 42 और 428 एक ही है। हर्ष 42 और 428 एक ही लाइन में है। कैसे निकाला? बात कुछ समझ आ रही है? देखो कंडीशन क्या दिख रही है, कंडीशन क्या दिख रही है, देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। दोनों वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है। प्रोसेस क्या बनाना है? नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना है। यानी नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यानी डेल्टा जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? डेल्टा जी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये इक्वेशन लगती है आपकी, ये है ना, ये इक्वेशन है। अब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना। तो ऐसे लिख सकते हो क्या इसको? डेल्टा जी की जगह लिख दो ऐसे, सही है या उल्टा लिखा है मैंने कुछ? क्या? हाँ इसको क्या करना है आपको? पॉजिटिव बनाना है ना। क्या करना है? क्या करना है? अब देखो ऐसी कंडीशन में डेल्टा एच इज इक्वल टू लगाएंगे टी डेल्टा एस। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर निकालेंगे। टी कहां से निकलेगा? डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। अब यहां से वो मिनिमम टेम्परेचर आपको मिलेगा जिस टेम्परेचर से ऊपर अगर जाओगे तो प्रोसेस क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। यही कह रहे थे आप, कुछ और कह रहे थे? इंटीजर था। क्वेश्चन दोबारा लिखना। तुमने क्वेश्चन ही नहीं नोट किया था, सॉल्व करने में लग गए थे। क्या हुआ परी, आया नहीं? डेल्टा जी को बस सोचना है, डेल्टा जी क्या है? पॉजिटिव है। और पॉजिटिव आने के लिए दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कौन सी वैल्यू?
ऐसे सोचना है ना, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव बनाना है, तो ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना, ये वैल्यू बड़ी होगी तभी तो बनेगा। अगर टी डेल्टा एस की वैल्यू बड़ी हो गई तो क्या बन जाएगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। तो ये कंडीशन मिल रही है ना यहाँ पे कि आपका डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, है ना, इसी से निकाला हमने, और टी को यहाँ पे रखा, टी शुड बी ग्रेटर देन, ये लगाया हमने, ये इक्वेशन लगाई है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। फिर टेम्परेचर की कंडीशन निकालनी है, तो डेल्टा एस को इधर ले आए तो डिवीजन में आ जाएगा, तो यानी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से तो बड़ा होना चाहिए। और सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू क्या दे रखी थी, हाँ ये क्या दे रखा है, ये वैल्यू क्या दे रखी है, उल्टा कम होना चाहिए ना। हाँ टी बड़ा कर दोगे तो ना, टी अगर बड़ा कर दोगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, अप टू इस तक क्या बनेगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा। इससे ऊपर करोगे टेम्परेचर तो क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस। किस टेम्परेचर तक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस रह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी डेल्टा एच की, बोलो, और डेल्टा एस की, इतना इजी कैलकुलेशन था फिर भी इतना गंदा किया तुमने। अरे थोड़ा ऐसे देखा करो कि 3000 में 7 का डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में तो आंसर आएगा ही ना, कोई 100 में तो होगा ही। एग्जैक्ट आंसर है इसका 428.57 केल्विन, 428.57 केल्विन। इस टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर होना चाहिए, बड़ा कर देंगे तो सीधे क्या बन जाएगा प्रोसेस। जेईई मेंस में कई बार सवाल आए हैं ऐसे, तो आप टेम्परेचर की कंडीशन निकाल लोगे छोटा बड़ा, सक्षम जी निकाल लेंगे पक्का। फोन नहीं है मेरे पास, चलो बोर्ड पे देखो, रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं के, अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा नहीं है, टेम्परेचर, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करें तो जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन था ना, उसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में आपका डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी नॉट आ जाता है। टेम्परेचर और प्रेशर की स्टैंडर्ड कंडीशन में ये इक्वेशन ये बन जाएगा, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आ जाएंगी, डेल्टा जी भी, डेल्टा एच भी, डेल्टा एस भी। ठीक है,
और अगर सिचुएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे अभी पढ़ा नहीं आपने, एट इक्विलिब्रियम किसी इक्विलिब्रियम पे किसी रिएक्शन के लिए अगर आप डेल्टा जी निकालते हो, डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन, ये लिखो, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन। ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड होगा अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा तो ऊपर जीरो, ऐसे नॉट लिखते हैं, इसको नॉट बोलते हैं। ये जो जीरो लगाया है इसको क्या बोलते हैं? नॉट। अगर किसी भी टर्म के ऊपर ये लगा हुआ है तो यानी कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की। अगर कोई अलग कंडीशन है तो उस पर क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा जी लिख देंगे सीधे, जो हम पहले लिख रहे थे। डेल्टा जी आर लिखा है, इसका मतलब किसी रिएक्शन की बात हुई। तो इक्विलिब्रियम पे ये जो डेल्टा जी आर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी निकाला गया तो उसकी वैल्यू है जीरो। और यहां तक नोट हो गया तो बोलिए। डेल्टा जी अगर रिएक्शन का निकालना है तो वहां पे हम लेते हैं डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, आर टी एल एन के। अब इस रिएक्शन में देखो कौन सी चीज क्या है? डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर अ रिएक्शन at any temperature pressure condition। कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, वो वैल्यू दे रखी है। और डेल्टा जी नॉट होगा gives free energy change for a reaction at standard temperature and pressure। आर पता ही है आपको, गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन की बात करोगे केल्विन में। हाँ, ये अपने काम नहीं आएगा, अभी जो काम आएगा वो इससे निकालेंगे। और के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एल सब लोग जानते ही हैं, नेचुरल लॉग है ना। नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से। कल कौन कह रहा था क्लास में -2.30? ठीक है, 2.303 याद रखिए। सारी कंडीशन हो जाए तो बोल दीजिए, टाइम भी बता दीजिएगा। अभी है ना? हाँ, 12:30 पे बोल दीजिएगा सर ने, शायद 12:30। जिस टेम्परेचर पे इक्वेशन हो, रिएक्शन हो रहा होगा, वो टेम्परेचर लेंगे। टी लिख रहे हैं यानी टेम्परेचर वेरी नहीं करा रहे हैं, जो भी जिस पे भी हो रहा है। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। तुम लोग को रिकॉर्डिंग देखने की कभी जरूरत पड़ती है क्लास की? नहीं, हो जाता है ऐसे ही, कुछ नहीं आ रहा तो उसमें तुम लोग की आवाज आती है ऐसे जो बोलते रहते?
माइक कैसे कर लेता है इसको? उनकी आवाज आती है? हो गया? सुहानी हो गया? हमने क्या बोला? डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? ये लगा रहे हैं, ये लगाया था ना RTLN के, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। एट EQ की बात कर रहे हैं। ये आ जाएगा, यानी कि अगर आपको निकालना है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RTLN के, हो जाएगा, ये हो जाएगा ना माइनस में, इसको इसको इधर ले गए RTLN के को दूसरी तरफ से। अब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बेस 10 लॉग हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला अपने काम है। के की वैल्यू देंगे, टेम्परेचर की वैल्यू देंगे, डेल्टा जी नॉट निकलवाएंगे। है डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर दे करके के की वैल्यू निकलवाएंगे ज्यादातर, क्योंकि लॉग में जब फिर वैल्यू आती है तो फिर एंटी लॉग निकालना पड़ता है। तो हमेशा सीधी खीर नहीं देंगे, क्या देंगे आपको? ये फॉर्मूला अपने क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे ही काम करेगा केवल। नोट कर लीजिए जनार्दन। अरे जहां पे भी पढ़ेंगे तो आएगा तो करेंगे तो सही, कर तो सकते हैं ना, कि नहीं करेंगे? अभी नहीं, चलो। फॉर्मेशन तो बताया नहीं है, चलो बता देते हैं। कोई मान लो इक्वेशन दिया, उसके लिए आपको डेल्टा जी लिखना है, कोई रिएक्शन दिया हुआ, वही फॉर्मेट है, कल एंट्रोपी के लिए करा था ना हमने। दोनों तरफ से साइन है तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं इसको। अगर आपको निकालना है इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी, ठीक है, तो सबकी गिव्स फ्री एनर्जी जी गिवन होना चाहिए। सबका क्या गिवन होना चाहिए? स्टैंडर्ड कंडीशन में जी की वैल्यू गिवन होनी चाहिए। कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट जी में क्या करते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जैसे एंट्रोपी में किया था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वैसे ही यहाँ पे जो कोफिशिएंट आगे की तरफ दिए हुए उनका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये मोल्स जो गिवन है उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपको डेल्टा जी निकालना, जी नॉट निकालना है, तो जी नॉट चाहिए किसका? आपको चाहिए सी का जी नॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सी का मोल्स का, प्लस डी मोल्स है, और डी का क्या लेंगे? जी नॉट। ठीक, अब वैल्यू क्या होगी? फिर माइनस में आएगी। अब किसका मोल्स लेंगे? ए का, फिर ए का क्या लेंगे? जी नॉट, क्वेश्चन में गिवन होगा।
फिर उसके बाद बी और किसका लेंगे जी नॉट, ये वैल्यू गिवन होगी, तो इस तरीके से ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। सबकी स्टैंडर्ड स्टेट में अगर गिव्स फ्री एनर्जी दी हुई है किसी रिएक्शन में और रिएक्शन बैलेंस लिखा हुआ है, उसके मोल्स गिवन हैं, तो उस रिएक्शन के लिए चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इतनी भयंकर कैलकुलेशन क्यों देते हैं बच्चे, कैसे करेंगे? ये भी नहीं सिखाया अभी। चलो एक सवाल किया जाए, डेल्टा जी पे क्वेश्चन करो। सवाल आपका पी ब्लॉक और डेल्टा जी को कंबाइंड करके है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और डेल्टा जी को कंबाइंड करके क्वेश्चन दिया हुआ है। एक रिएक्शन है आपका PbO2 प्लस Pb, ये बनाता है 2PbO। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है बोर्ड पे देखें, SnO2 प्लस Sn दिया हुआ है और इसके लिए बन रहा है SnO और इसके लिए डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन दे रखा है ग्रेटर देन 0। दोनों इक्वेशन को देख के आपको क्या पता लग रहा है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस? फास्ट आंसर करिए। नीचे वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी नॉट उसके लिए क्या है, 0 से बड़ा है, और पहला वाला स्पॉन्टेनियस है क्योंकि डेल्टा जी उसके लिए छोटा। ये बात सबको क्लियर है ऑनलाइन? यस। अब आ जाते हैं सवाल पे। Which oxidation state are more characteristic for lead and tin? ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना हमने सीख लिया है। Which oxidation state for are more characteristic for lead and tin? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ रही है? यस। क्या कहना चाहता है सवाल? सवाल क्या कहना चाह रहा है? हाँ मैं बताऊं? नहीं नहीं, आपके अलावा। पहले क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए ना कि क्या पूछा जा रहा है। सिंगल करेक्टर, मेरे ख्याल से इसमें सिंगल ही दी।
सी और डी भी लिख दूं ना? सी में है लेड का +4, टिन का +4, और डी में है लेड का +2 और टिन का +4। ऑक्सीडेशन नंबर देख लें। देखो यहाँ पे लेड की कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर? +4 है, यहाँ पे 0 है, फ्री स्टेट है। यहाँ पे कितनी है? +2। निकालने आती है सबको ऑक्सीडेशन। यहाँ पे टिन की +4, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2। ठीक, तो क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है, और ये कौन सी थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन होना चाहता है, इसका मतलब लेड किस स्टेट में रहना चाहेगा? ये वाली स्पॉन्टेनियस है, यानी +2 में होना चाहेगा ना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहेंगे। रिएक्शन के होने का क्या मतलब है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना चाहते हैं। तो ये तो हो गया आपका +2 वाला स्टेट जो है वो स्पॉन्टेनियस को शो कर रहा है। इसका मतलब +2 जो स्टेट है वो होना चाहती है, +4 में नहीं रहना चाहता। ये लेड से रिएक्ट करके +2 बनाना चाहता है। ठीक, इसका मतलब लेड के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए? +2। तो या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। दूसरी चीज देखते हैं, टिन +4 से +2 में जा रहा है ये, लेकिन ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका अगर अपोजिट रिएक्शन लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। अगर इसका अपोजिट लिख दो, अपोजिट कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन का अपोजिट उल्टा लिख दो, SnO2 + Sn बन जाए, तो डेल्टा G0 ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, अगर रिएक्शन को उल्टा लिख दो तो। ठीक है, तो इस रिएक्शन के हिसाब से अगर देखो तो +2 से ये किस में जाना चाहता है? अब ये स्पॉन्टेनियस बना लिया हमने इसको अपोजिट लिख के, तो किस में जाना चाहता है? +2 से +4 में। क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया हमने, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने पूछा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब किस स्टेट में वो रहना चाहता है। तो ये प्रोसेस तो सीधे स्पॉन्टेनियस दिख रहा था, तो हमें दिखा कि लेड ऑक्साइड ये PbO बनाना चाहता है, मतलब +2 में जाना चाहता है। ये वाला रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन को हमने स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए रिएक्शन को क्या कर दिया? अपोजिट लिख लिया। अपोजिट लिखा तो हमें पता लगा कि इस डायरेक्शन में ये जाना चाहता है, तो यानी +4 बनना चाहता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा अपना? हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगा देंगे। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर डेल्टा G नहीं दिया होगा रिएक्शन में तो वैसे ही सोचना पड़ेगा। कैसे? ये कह रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाने पे कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, है ना? इसी लॉजिक से तो लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और ये लोअर शो कर सकता है। भाई ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, +4 बना रहा है, ये क्या बना रहा है? +2 बना। ठीक है, अगर डेल्टा G डेटा नहीं दिया होता तो हम लोग वही लॉजिक, अगर P ब्लॉक का केवल क्वेश्चन होता तो हमें वही लॉजिक लगाना पड़ता। P ब्लॉक में डेल्टा G वगैरह नहीं देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये कभी आया नहीं है पर आ सकता है। डेल्टा G का छोटा सा सीधा, जिसको डेल्टा G, हाँ बोलिए। लेकिन एक चीज और है, इसमें Sn +4 बना रखा है, तो अगर हम नॉट पेयर इफेक्ट से देखें हाँ, तो
नहीं, यहाँ मिनट पेयर इफेक्ट इसीलिए नहीं लगा रहे हैं ना, क्योंकि हमें सीधे सीधे रिएक्शन की क्या दे रखी है, इसको बोलते हैं रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है अपने को। ये डेल्टा जी की वैल्यू दे करके क्या बता रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। तो जब प्रैक्टिकल ही दिया है, थ्योरेटिकल की कोई बात ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से हमने क्या निकाला, रिजल्ट। कोई दिक्कत? टाइम बोलिए। एक मिनट का ये है, जैसे जीरो था वैसे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लेते हैं। एक ही 0 1 2 3 हो गया ना। आप कितने बनवाना चाहते हो? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कोई, सुन लीजिए, सुनो ध्यान से, अगर कोई प्योर क्रिस्टल ले लो आप, प्योर क्रिस्टल का मतलब है कि जो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, हिल नहीं रहे हैं। प्योर क्रिस्टल में एकदम एटम्स या मॉलिक्यूल अपनी जगह को पकड़े हुए हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे। अच्छा, हिलेंगे तभी एंट्रोपी होगी, रैंडमनेस होगी, इधर उधर भागेंगे तो ही हम बोलेंगे रैंडमनेस। सब एकदम अरेंज्ड बैठे हुए हैं प्योर क्रिस्टल में, उसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह नहीं है, कोई और चीज नहीं है, प्योर है बिल्कुल, क्रिस्टलाइन फॉर्म एकदम प्योर है। तो सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं, कहीं इधर उधर रैंडम नहीं, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। रेगुलर अरेंजमेंट यानी एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी क्या होगी, होनी नहीं चाहिए उसमें, एंट्रोपी जीरो के करीब होनी चाहिए। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर टेम्परेचर आपने 0 डिग्री केल्विन ले लिया, एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर, तो केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर गैस का टेम्परेचर या किसी भी स्पीसीज का टेम्परेचर आपने 0 डिग्री केल्विन ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूल की क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, मतलब कोई मोशन वगैरह नहीं है, नो रैंडमनेस। थर्ड लॉ कहता है कि अगर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, तो उसकी एंट्रोपी शुड बी जीरो। ठीक है, समझ आ गई बात? क्यों क्यों जीरो हो रही है? प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन 0 डिग्री, क्योंकि केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना ही अपने आप में टफ बात होती है, लेकिन लॉ दिया गया है तो नोट कर लीजिए। एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टल, एंट्रोपी ऑफ ऑल प्योर क्रिस्टल, entropy of all pure crystal is taken as zero, at absolute zero of temperature। यानी टेम्परेचर कितना ले लिया हमने, 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन पे जितने भी प्योर क्रिस्टल होंगे उनकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, क्या लेंगे उसकी एंट्रोपी, जीरो। ठीक है, कहाँ सर आ गए, सर ऊपर गए, तुम लोग बहुत जल्दी में रहते हो भाई। तो रुको रुको, ऐसे ना जाओ।
सवाल तो अच्छा है पर आप करोगे टाइम लगाओगे। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी वैसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा। चलिए, जिनकी फिजिक्स की क्लास है वो अपना फिजिक्स का ज्वाइन करेंगे, इधर पे नहीं, जहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं। बाकी लोगों को बाय बाय।